एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएच क्लासेज में। जैसे कि पता होगा साथियों, अभी जो हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई का आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले का क्लासेस में जो भी ज्योग्राफी से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे हम आप लोग करा दिए थे। साथ ही साथ अभी जो ये सेशन चल रहा है वो साइंस के लिए चल रहा है। साइंस में भी जो भी चीज़ें था, फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी टीआरई 1, 2, 3 हेडमास्टर हेड टीचर के एग्जाम्स में पूछा गया था, ये सब हम यहाँ पे कवर करा दिए हैं। अगर कि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर ज्योग्राफी का, साइंस में फिजिक्स का और केमिस्ट्री का देख लीजिए। आज ये क्लास होने वाला है, इसमें हम बायोलॉजी देखने वाले हैं कि बायोलॉजी में आखिर में टीआरई 1, 2, 3 में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए थे और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, और ये सारे सवाल जो भी आगामी टीआरई 4 का आप लोग का एग्जाम्स होने वाला है, इसमें बहुत सारा सवाल हो सकता है रिपीट हो जाए। इसीलिए ये वीडियोस को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे ये भी एक पता चलेगा कि जो आगामी आप लोग का टीआरई 4 होने वाला है किस तरीका से यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसके पीडीएफ के लिए जो भी यहाँ पे एसएच क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है उस पर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारा कुछ इसका पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होता है मैं वहाँ पे आप लोग के लिए भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 125 तक जो क्वेश्चंस था वो था आपका यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चंस था और केमिस्ट्री का क्वेश्चंस था। और यहाँ से जो चालू हो रहा है आपका बायोलॉजी चालू हो रहा है। तो बायोलॉजी हम का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि सोरोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है। ये सवाल देखिएगा, तो बीबीएससी हेड टीचर के एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो जो साथियों सोरोलॉजी होता है वो छिपकलियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन? छिपकलियों का अध्ययन। इसको याद करने का ट्रिक याद रखते हैं, जैसे ही लड़कियां छिपकली को देखती हैं तो सॉरी सॉरी बोलने लगती हैं, इसीलिए सॉरी से यहाँ पे सोरोलॉजी याद रखिएगा। इस तरीका से आप लोग याद रखिएगा कनेक्ट करके, तो आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद याद रख सकते हैं कि सांपों का अध्ययन कभी कभी पूछा जाता है कि जो यहाँ पे सांपों का अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है। तो याद रखिएगा जो सांपों का अध्ययन होता है उसको ओफियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओफियोलॉजी बोला जाता है। तो आप लोग इसको भी अच्छी से यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, उसी के बाद अगर याद रखिएगा जो भी यहाँ पे उभयचर होते हैं, क्या होते हैं? उभयचर जो भी होते हैं या जो भी यहाँ पे सरीसृप जो होते हैं उन लोगों का कभी कभी आपसे ये हार्ड लेवल का है, पूछ देता है कि इसका अध्ययन क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो अध्ययन होता है वो हर्पेटोलॉजी होता है। क्या होता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताएं आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में वह कितनी जीवाणु निर्मित करेगी। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई जीवाणु है 15 मिनट में यहाँ पे डबल होता है, तो पूछ रहा है 2 घंटे में। 2 घंटे में साथियों कितना मिनट्स होते हैं? तो ये जो 2 घंटे के अंतर्गत में यहाँ पे मिनट की संख्या होती है वो 120 मिनट होता है। ठीक है, 120 मिनट होता है। तो 120 मिनट को हम यहाँ पे देखेंगे कि 15 मिनट में कितना होता है। 120 को हम यहाँ से 15 से भाग देंगे तो कितना से 15 8 20 से दोगुना हो रहा है, 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 256। एक्चुअल में ये मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को साइंस में पूछा है टीआरई 3 के अंतर्गत में, तो 256 इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट किया जाता है। साथियों जैसे कि पता होगा पादप कोशिका में, यहाँ पे गलत लिख दिया मैं, पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। अब ये जो होता है ना जंतु कोशिका में यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो मेन जो डिफरेंट आता है कोशिका भित्ति कहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट उत्तर होगा। और ये जो कोशिका भित्ति होता है ना, कोशिका भित्ति ये जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज़ भी कि किसका बना होता है? सेल्यूलोज का ये बना होता है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर पूछ रहा है कि ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृ कोशिकाएं होती हैं। तो जो यहाँ पे ये सवाल देखिएगा तो आपका 2023 के अंतर्गत में पेपर 3 में यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा द्विगुणित होता है। ठीक है, याद रखिएगा जो ये ब्रायोफाइटा होते हैं ना, ब्रायोफाइटा पौधे का एक समूह होता है जिसमें समूहनी वाहिकाएं नहीं होती हैं। क्या कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से किस पौधे के समूह में समूहनी वाहिकाएं जो होती है वो नहीं पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा किस टाइप में? ब्रायोफाइटा में यहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं और नमी वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो ये सब भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में। 129 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो जो यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका उपयोग करती है वो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिए, कभी कभी आपसे पूछ देगा ग्लूकोज का यहाँ पे जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं क्या होता है। तो याद रखिए
H12 और O6 इसका यहाँ पे फार्मूला होता है, जो कि आपका 2023 में टीआरई के एग्जाम्स में ये सवाल पूछे गए थे। अगला आता है 130 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा यहाँ पर दिया गया है पादप कोशिका इंटू में यहाँ पे कोशिका भित्ति, यानी कि पादप कोशिका के अंतर्गत में यहाँ पे कोशिका भित्ति पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा ये आखिर में प्रोटोप्लास्ट होता क्या है, तो याद रखिएगा कि पादप कोशिका के जो कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाला जो रावेदार पदार्थ होते हैं, जो कि जालीनुमा टाइप्स के होते हैं, उसी को जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये सवाल आपको हेडमास्टर के एग्जाम्स में साथियों ये सवाल पूछा गया था। 131 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक कौन सा होता है। आपको ही पता होगा जब हम यहाँ पे भोजन करते हैं तो भोजन यहाँ पे पेट में जाता है, यानी अमाशय में जाता है, और वहाँ से जो रिलीज होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके बाद से ही जो हम भोजन खाते हैं उसको टूटना स्टार्ट होता है, उसको ब्रेक डाउन वहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। कभी कभी ना ये भी पूछ देता है कौन कौन सा यहाँ पे पाचक एंजाइम है, तो कुछ आप लोग पाचक एंजाइम का यहाँ पे नाम याद रखिएगा। जैसे एमाइलेज एंजाइम हो गया, एमाइलेज एंजाइम जो हो गया यह एक पाचक एंजाइम है। उसके बाद प्रोटीएज एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम है। उसके बाद लाइपेज एंजाइम, ये सब जो एंजाइम है ना साथियों, ये सारा का सारा जो एंजाइम है ये पाचक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तो 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए जो इसका नाम है साइनोकोबालामिन, यानी कि कोबालामिन कहीं कहीं दे देता है, कहीं कहीं साइनोकोबालामिन लिख देता है। तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल को पढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ विटामिन के नाम। साथियों विटामिन ए का जो नाम है वो नाम है क्या, रेटिनॉल। याद रखिएगा रेटिनॉल यहाँ पे विटामिन ए का नाम है। बी को यहाँ पे थायमिन बोला जाता है, B3 को यहाँ पे नियासिन बोला जाता है, और B12 को मैंने आपको बताया कि साइनोकोबालामिन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कि हम यहाँ पे B2 का याद रखें, तब जो B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन बोला जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, राइबोफ्लोविन, ठीक है। B2 का यहाँ पे ये नाम होता है, ठीक है। विटामिन B6 का आपको पता होगा, विटामिन C का जो नाम है वहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। उसके बाद याद रखिएगा विटामिन डी को क्या बोलते हैं, एग्रोकैल्सियोफेरॉल बोला जाता है। विटामिन ई का जो नाम है यहाँ पे क्या नाम है, टोकोफेरॉल नाम है, टोकोफेरॉल। तो ये जो भी मैंने बताया आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, सवाल यहाँ से भी आप लोग को देखने को मिलता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन, 133 में जैसे ही आइएगा पूछ रहा है DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो जो यहाँ पे DNA में जो जीन्स पाए जाते हैं वो जीन ही आपका प्रोटीन का सूचना देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। BPSC TRE 3 में ये सवाल जो कि पेपर कैंसिल हुआ था उसमें ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा जो लगभग एक मनुष्य में जीन की जो संख्या होती है लगभग 20,000 जीन्स उसमें पाए जाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 134 नंबर सवाल कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे प्रोटीन जो है जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद ये एमिनो एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। जो साथियों प्रोटीन होता है एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है जो कि 18 से 20 एमिनो अम्ल से मिलकर यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले लोग, ठीक है, होने वाले रोग। तो प्रोटीन की कमी से जो यहाँ पे रोग होते हैं, पहले का जो यहाँ पे रोग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है आपसे, कौन सा रोग होता है, मेरास्मस रोग होता है, मरास्मस। ये छोटे बच्चों में होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो दूसरा रोग होता है यहाँ पे क्वासियोकर रोग होता है, क्वासियोकर, ठीक है। ये दोनों जो रोग होता है ना साथियों ये प्रोटीन की कमी से होता है, आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर सवाल में आप लोग देखिएगा तो पूछ रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है गुणसूत्रों में। नॉर्मली अगर देखिएगा मानव शरीर में कितना यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या होता है तो यहाँ पे 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा, यानी जो देखिएगा 23 दूनी के 46 होगा, ठीक है। जो 44 जोड़ा साथियों होता है वो मानव के शरीर में पाया जाता है, लेकिन जो एक जोड़ा होता है वो गुर्दों में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा एक जोड़ा मतलब 2 गो, यहाँ पे तो एक जोड़ा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
और जो ये 22 जोड़ी होता है ना साथियों, ये 22 जोड़ी जो होता है वो मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में यहाँ पे एक समान होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है, ये दोनों में यहाँ से ही डिफ्रेंशिएट होता है और इसी से पुरुषों का लिंग निर्धारण किया जाता है। आपको ये चीज़ पता होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा 136 नंबर क्वेश्चन है। 136 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या सवाल पूछ रहा है कि गुणसूत्र पर जिन की व्यवस्था होती है, किस तरीके की व्यवस्था होती है। तो ये जो व्यवस्था होती है ना, TRA 2 के अंतर्गत में भी ये सवाल पूछा गया, वो रैखिक व्यवस्था होती है। आप लोग इसको अच्छे से भूलिएगा नहीं, ठीक है। 137 नंबर सवाल है, किसी गुणसूत्र पर जिनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो यहाँ पे स्थिति ज्ञात किया जाता है उसको ज्ञात किया जाता है जिन मानचित्रण की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट उत्तर है। इसी को यहाँ पे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी जीन होता है कि जिसके सहायता से इस सब लक्षणों को ढूंढा जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले सवाल की बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। 138 में पूछ रहा है आपसे कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ होता है जो कि माता पिता से पहुंचता है, ठीक है। एक जो होता है माता पिता से पहुंचता है, ठीक है। और दूसरा जो गुण होता है साथियों पूरा जीवधारी को मिलता है, यानी कि मनुष्य हैं तो सभी मनुष्य का वो चीज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो माता पिता से अपने बच्चों में जाता है, अपने संतानों में जाता है, उसको आनुवंशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता इसको बोलते हैं हेरेडिटी। क्या बोलते हैं? हेरेडिटी उसको बोला जाता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है साथियों जो कि पूरा संपूर्ण जीवधारी को मिलता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं, आनुवंशिकी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक्स, कि पूरा ये संपूर्ण जाति में पाया जाता है। और ये जो हेरेडिटी होता है वो अपने पिताजी से उसके बच्चों में यहाँ पे प्रवाहित होता है। तो वही पूछ रहा है कि माता पिता में, तो ये इसको बोलते हैं आनुवंशिकता बोला जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो वो ग्रेगर जोहान मेंडल को बोला जाता है, जॉन मेंडल को। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 139 नंबर में, जो कि TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि आनुवंशिकता शब्द मुख्यतः रूप से किसे संदर्भित करता है। तो अभी तुरंत मैंने बताया जो आनुवंशिकता जो शब्द होते हैं ये आनुवंशिकी के लिए यहाँ पे उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग राइट उत्तर होगा। जो जॉन मेंडल था, जॉन मेंडल ने कभी ये पूछ देता है किस पौधे का उपयोग किया था आनुवंशिकता की जानकारी लेने में। तो ये कौन सा ये था, फसल था, मटर का पौधा था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 40 नंबर सवाल। 40 नंबर में जैसे ही आते हैं सवाल दे रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो चीज़ें फैलती है उसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। यानी कि पिताजी का जो भी लक्षण होता है उसके बच्चों में जाता है उसको हेरिडिटी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। 141 सवाल है कि संघ एकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। तो जो संघ एकाइनोडर्मेटा जो होता है यह एक समुद्री जीव है। कौन सा जीव है? सबसे पहले याद रखिएगा, यह एक समुद्री जीव है, ठीक है। ये जो होते हैं ना ये गोल होते हैं, इसमें जो होते हैं नाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो इनका स्तर होता है वो त्रिस्तरीय होता है। ये सवाल आप लोग याद रखिएगा, क्लास 10th का बायोलॉजी से सवाल ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में त्रिस्तरीय है तो वो तो होता ही है। ये संवहन नाल होता है तो ये भी संवहन नाल होता है। यह एक समुद्रीय जीव है, ये भी होता है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे यहाँ पे पूछ रहा है अध्ययन के बारे में कि ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन, उसको पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसको याद रखने का एक ट्रिक याद रखिएगा, इसको हम ट्रिक का मतलब इसको विजुअलाइज करके याद करेंगे। ओढ़नी से ओढ़नी याद रखिएगा, जो लड़कियों का ओढ़नी होता है ना, ओढ़नी। ओढ़नी क्या होता है? हवा में उड़ता है और पक्षी भी उड़ता है। तो इसीलिए पक्षी से आपका दिमाग में आना चाहिए पक्षी उड़ता है, उड़ता क्या है? ओढ़नी है। तो ऑर्निथोलॉजी यहाँ से ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑर्निथोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है ऑर्निस,
कौन सा, ऑर्निस शब्द, इसका मतलब होता है पक्षी, ठीक है। और दूसरा जो शब्द है लॉजी, LOGY, दूसरा जो शब्द है लॉजी, इसका मतलब होता है सिद्धांत या अध्ययन। तो ये दोनों शब्द से मिलकर बना हुआ है ऑर्थोलॉजी, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल 143 नंबर। 143 नंबर में सवाल में जैसे ही आएगा साथियों, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। तो जो यहाँ पे वनस्पतिक हार्मोन है, अगर का ऑप्शन में देखिएगा, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन जो हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन है, ये मनुष्य में पाया जाता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है साथियों, ये वनस्पति में यानी कि पौधों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। जो साइटोकाइनिन होता है पौधों के वृद्धि के लिए भी यहाँ पे उपयोगी होता है, कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसमें जो पौधे के वृद्धि में खास अंग में कभी अगर पूछ दे कौन सा अंग के वृद्धि में, तो जो वहाँ पे वो जो बीज होता है साथियों, बीज के अंकुरन में, ठीक है, अंकुरन में ये मदद करता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। साथ ही साथ अगर के देखिएगा, जो यहाँ पे इसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के वृद्धि में भी साइटोकाइनिन यहाँ पे यूज होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चंस में। 144 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा, आपसे यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधे में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं होता है। अभी तुरंत मैंने बताया, जो पौधों में मौजूद होता है वो कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। इसी के कारण सबसे ज़्यादा यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे गलती लिख दिया, कोशिका भित्ति, ठीक है। अगर के मनुष्य और पौधे में अगर डायरेक्ट एंटर आपको बताना बोला जाए, कोई पूछे कि क्या अंतर है, तो वो जो अंतर होता है वो कोशिका भित्ति का होता है। किसका, कोशिका भित्ति का होता है। और जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। तो यहाँ अगर ऑप्शन में देखिएगा तो यही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। ये आपका हेडमास्टर के एग्जाम्स में सवाल ये पूछा गया था। 145 नंबर क्वेश्चंस, 145 नंबर में क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा, आप लोग को यहाँ पे देखिए दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण निम्न में से तेज हो जाता है, अंधेरे में, सफ़ेद प्रकाश में, नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में। तो जो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण है वो लाल प्रकाश में यहाँ पे तेज हो जाता है। ये सवाल हेड टीचर के एग्जाम्स में पूछा गया है, आप लोगों को याद रखिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए साथियों जो एक मतलब आइडियल तापमान माना जाता है वो 0 डिग्री C से लेकर यहाँ पे 37 डिग्री C को माना जाता है। अगर तापमान 37 डिग्री C से अधिक हो जाता है तो यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण का दर होता है वो धीमी हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और हरी प्रकाश में, साथ ही साथ पीला प्रकाश में, और यहाँ पे परावैंगनी प्रकाश में, बैगनी प्रकाश में, ये सारा जो प्रकाश है इसमें यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, 146 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं कि परागकोश में क्या होता है। तो जो परागकोश में होता है उसमें परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर होगा। ये क्लास 6 में आप लोग का दिया गया है, जो कि यहाँ पे 11 12 में TRA 3 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, अगर के देखिएगा तो यांत्रिक उत्तक का अभाव, वायुत्तक की उपस्थिति और सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसको ये जलोद्भिद के लिए उपयोगी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों का ये सही उत्तर होगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। 148 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में जो कीटभक्षी पौधा होते हैं वो किस टाइप के पौधे होते हैं। याद रखिएगा साथियों, कीटभक्षी जो पौधा होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, क्या चीज़ का, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पे कीटभक्षी पौधा पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो भी कीड़ा होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि जो वहाँ पे कीड़ा कीट पतंगी होते हैं, उसको अपने जाल में फंसा कर उसके रस को चूस लेते हैं। उसके जो रस में होता है वो नाइट्रोजन की भरपूरता होती है, इसीलिए जो ये पौधे जो होते हैं अपने अंदर की नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए इन पौधों का शिकार करते हैं। तो कुछ कीटभक्षी पौधे का आप लोग नाम याद रखिएगा, कभी कभी सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। जो सबसे पहला पौधा है घटपर्णी, क्या, घटपर्णी पौधा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पौधा आता है कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत में, याद रखिएगा ड्रोसेरा, कौन सा, ड्रोसेरा, ठीक है। अगर तीसरा अगर कि हम आपको बताना चाहें, जो तीसरा यहाँ पे जो पौधा होता है वो वीनस का पौधा होता है, तीसरा वीनस का पौधा। चौथा एक और पौधा आप लोग याद रखिएगा, फ्लाई ट्रैप का एक पौधा होता है, फ्लाई
ट्रैप, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये पौधे होते हैं ना, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। जो भी यहाँ पे कीट पतंगे होते हैं उसको फंसाकर उनमें से नाइट्रोजन चूस लेते हैं। तो अगर ऑप्शन में देखिएगा ड्रोसेरा का दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे इसका ड्रोसेरा राइट उत्तर हो जाएगा। TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सवाल देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो अदरक है ना वो यहाँ पे जड़ नहीं है। और आपको पता होगा अगर ये गांव घर से आप होंगे तो जो अदरक होता है वो ज़मीन के अंदर में पाया जाता है। तो एक तरह से देखिएगा तो वो जड़ है, लेकिन अगर के विज्ञान के भाषा में देखिएगा तो वो यहाँ पे जड़ नहीं है, वो भूमिगत तना है। क्यों तना है कि जो यहाँ पे अदरक होता है ना उसमें गांठ एवं गर्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गांठ पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अंतर्गत में बहुत सारी संधियाँ होती हैं जो कि भोजन के अंदर जाती हैं। और उसमें ना यहाँ पे क्लोरोफिल भी पाया जाता है जिससे वहाँ पे अपना भोजन तैयार करती है, ठीक है। तो अगर के ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पे राइट जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं, गांठ एवं पर्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन आइए। 150 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है? तो जो ये पौधे का अंग का नाम है कार्पेल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था आपका, ठीक है। अगला सवाल 151 नंबर क्वेश्चन। 151 नंबर क्वेश्चन है पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का क्या कारक है? तो उसका जो यहाँ पे कारक है क्या कारक है? ऑस्मोटिव दाब यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत में जब जड़ जाता है साथियों तो वहाँ पे एक दबाव काम करता है जिसको ऑस्मोटिक दबाव काम बोलते हैं। उसी के कारण यहाँ पे जड़ों में जल जाता है, जो कि यहाँ पे TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। 152 नंबर क्वेश्चन। 152 में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है, ठीक है। गर्म रक्त वाले जो यहाँ पे जानवर होते हैं बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन होने के बावजूद भी अपने जो शारीरिक तापमान होता है साथियों उसमें यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आप लोग याद रखिएगा वो अपना तापमान को बनाए रखते हैं उतना। कुछ अगर के हम देखें जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी, ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं या जो कुछ पक्षी जो होते हैं वो यहाँ पे गर्म खून में पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर के हम देखें मछली के बारे में, जो मछली हो गए हैं, अगर के उभयचर हो गए हैं, ठीक है, और अगर के हम देखें कीट, कुछ कीट होते हैं, जो ये सब जो चीज़ है ये ठंडे खून का जानवर है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्या ठंडे खून का जानवर है। और ऑप्शंस में देखिएगा पूछ रहा है गर्म खून का प्राणी है, तो यहाँ पे मछली जो है, मगरमच्छ जो है, अब ये सब जो है ये ठंडे खून का प्राणी है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पे 153 नंबर क्वेश्चन। 153 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो जो ये रेगिस्तान में जो जंतु पाए जाते हैं उसको डेजर्टिक कोलस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि BPSC TRE 3 री एग्ज़ाम के 1 to 5 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल 154 नंबर क्वेश्चन है। 154 नंबर सवाल साथियों आपसे पूछ रहा है कि केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो जो केंचुए में होते हैं 4 जोड़ी यहाँ पे पार्श्व हृदय पाया जाता है। कितना? 4 जोड़ी। अगर कभी कभी ऑप्शन में दे दे 4 जोड़ी तो 4 जोड़ी मारना है, अगर के 8 दे तो यहाँ पे 8 मारना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल आता है 155 नंबर क्वेश्चन। 155 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया है आपसे कि उभयचर सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पहले तो याद रखिए जो उभयचर होते हैं वो जल में भी रह सकते हैं, प्लस में यहाँ पे पृथ्वी यानी कि थल में भी ये रह सकते हैं, ठीक है। ये जो सांस लेते हैं वो गलफड़े से भी यहाँ पे सांस लेते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं और गिल्स से भी सांस लेते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब ये जो होते हैं ना वो ठंडे ब्लड वाले ग्रुप, ठंडे ब्लड के ये जीव होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है।
कितना, 3 कक्षीय हृदय, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा, पूछ रहा है सांस कैसे लेते हैं, तो ये फेफड़ा से भी लेते हैं, त्वचा से भी लेते हैं, गिल्स से भी लेते हैं, इसीलिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 156 नंबर सवाल देखिए, 156 आपसे पूछ रहा है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा में पानी कैसे मिलता है। अभी तुरंत मैंने बताया वो जो मिलता है कोशिका जल के द्वारा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। 157 सवाल देखिए, जो कि आपका टीआरई 3 के 6 to 8 के री एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि प्रकाश की ओर पौधों की झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण तेजी से होता है, इसीलिए ये झुकाव ज़्यादातर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। 158 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। अभी तुरंत मैंने ऊपर में बताया इस सवाल को, जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये वनस्पतिक हार्मोन्स होते हैं। बाकी जो एस्ट्रोजन हो गए, इंसुलिन हो गए, ये सब मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो ये सवाल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। टीआरई 3 के अंतर्गत में ये सवाल आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 159 नंबर सवाल। 159 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो ये जो भौतिक क्रिया है इसको विसरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, याद रखिएगा। और पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। विसरण कब होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है, संश्लेषण, ठीक है। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी छोटा छोटा चीज़ है लेकिन पूछ दे तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला सवाल 160 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि लीची का खाद्य भाग कौन सा है। आपसे पूछ रहा है कि लीची का खाने वाला भाग कौन सा है। तो जो लीची का एरील का भाग होता है ना, उसको खाया जाता है। आप लोग कहते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि आम का भाग कौन सा भाग यहाँ पे खाया जाता है। तो जो आम का जो भाग है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, जो मध्य फल भित्ति साथियों होता है वो आम का खाया जाता है। फिर एक पूछ देता है कभी कभी कि नारियल का कौन सा भाग यहाँ पे खाया जाता है, नारियल। तो जो नारियल का होता है ना, इंडोस्पर्म, यानी कि जिसको भ्रूण पोष भी बोला जाता है, भ्रूण पोष को यहाँ पे खाया जाता है। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखिएगा, सेब का, सेब का कौन सा भाग यहाँ पे खाया जाता है। तो याद रखिएगा मांसल पुष्पासन, कौन सा, मांसल पुष्पासन, पुष्पासन जो यहाँ पे चीज़ होती है इसको खाया जाता है, आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल 161 नंबर क्वेश्चन। 161 में आपसे पूछ रहा है कि पौधों में प्रतिदीप्त कालिका की खोज करने वाले कौन था, ठीक है। तो ये जो खोज किए थे ना, गार्नर और एलार्ड के द्वारा यहाँ पे किया गया था। कब किया गया था, तो 1920 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या होता है कि कुछ पौधे में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की साथियों आवश्यकता होती है, और इसी क्रिया को बोला जाता है फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PHOTO, फोटो पीरियोडिज्म, PRIODISM, फोटो पीरियोडिज्म को ही प्रतिदीप्त कलिका बोला जाता है। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्गों में, 3 वर्गों में। पहला जो वर्ग होता है जिसमें बहुत सारा यहाँ पे प्रकाश की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर के देखिए मूली हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया पालक हो गया, और तीसरा जो हो गया चुकंदर हो गया। ये सब जो यहाँ पे फसल हैं इनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे इन्होंने वर्गीकृत किया, ऐसे पौधे जिनको मतलब कोई खास यहाँ पे धूप की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत धूप की ज़रूरत होती है, जैसे सूरजमुखी हो गया, ठीक है। उसके बाद चावल की खेती हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोयाबीन की खेती हो गया। ये सब जो यहाँ पे फसलें हैं इसको धूप की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी के ऊपर जो ये मैंने फर्स्ट लाइन में बताया इसको होती है। और तीसरा जो यहाँ पे आता है जिसको धूप से कुछ खास मतलब यहाँ पे नहीं होता है, जैसे कि दिन तटस्थ पौधे इसको बोलते हैं, जैसे कि गुलाब हो गए, क्या गुलाब हो गए, उसके बाद टमाटर हो गए, उसके बाद ककड़ी हो गए। ये सब को उतना मतलब नहीं रहता है धूप से, क्योंकि उस समय में अत्यधिक धूप होता ही होता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन। 162 नंबर क्वेश्चन में साथियों जैसे आइएगा आपसे पूछ रहा है कि अस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या होते हैं, जो अस्टोमेटा पौधों में जो छोटे छोटे
यहाँ पे छिद्र होते हैं ना, उससे यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रहण किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं, आपका नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 163 नंबर सवाल, 163 नंबर सवाल में जैसे आइएगा आपसे पूछ रहा है किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। जो एक किसी उम्र का पेड़ का जो गणना किया जाता है उसके वलयों को उसके तनों के घेरों के माप से किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से यहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर होगा आपका, ठीक है। ये TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। अब आते हैं 164 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल बहुत बार बार अनेकों परीक्षाओं में यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में यहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो पाया जाता है ना, ये हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ये जो यू पौधे होते हैं साथियों, यू पौधे की एक खासियत होती है, इसके छाल से, ठीक है, इसके कांटा से, इसके टहनियों से, जो टहनियों है इससे एक रासायनिक यौगिक प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है, साथ ही साथ जड़ से भी प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा इससे एक कौन सा रासायनिक यौगिक प्राप्त किया जाता है, उसका नाम है टैक्सोल। कौन सा? टैक्सोल। अब ये जो टैक्सोल है ये अनेकों बीमारियों का ख़त्म करने में असरगार होता है। सबसे ज़्यादा जो असरदार होता है वो कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? टैक्सोल का। टैक्सोल किससे मिलता है? तो हिमालयन यू से मिलता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल 165 नंबर क्वेश्चंस हैं। 165 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अपचयन की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और जल का जो उपचयन होता है, यानी कि पौधों में साथियों जो ऑक्सीजन होता है वो जल से मिलता है। किससे मिलता है? जल से मिलता है। आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्लोरोफिल। उसके बाद सूर्य का प्रकाश। बिना सूर्य के प्रकाश, बिना क्लोरोफिल के कोई भी जो पौधा होता है वो भोजन नहीं बना सकता है, कुछ अपवाद को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 166 नंबर क्वेश्चंस। 166 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, किस तरीक़ा से होते हैं? तो ड्राई यहाँ पे पाए जाते हैं, ड्राई परागकण होते हैं, ठीक है। अगला सवाल 167 नंबर सवाल कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? ये TRE 2 के अंतर्गत में सवाल पूछा गया था। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के रिलेटेड जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसको पादप कार्यिकी में पढ़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट उत्तर होगा। इसको प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। प्लांट PLANT, प्लांट PHYSIOLOGY, प्लांट फिजियोलॉजी में ये पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसका खोज किसने किया था? कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है कि प्लांट फिजियोलॉजी का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा जो खोज किया था स्टीफन हेल्स के द्वारा किया गया था। स्टीफन हेल्स, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे 168 नंबर क्वेश्चन की गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? अब देखिए गाजर से 2 सवाल पूछा जाता है। पहला जो पूछा जाता है कि जो गाजर का नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो जो नारंगी रंग होता है ना वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके? कैरोटीन के कारण। अब कभी कभी पूछ देता है कि नारंगी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग का भी आप लोग याद रखिएगा एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। जो गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है, और जो लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। यहाँ पूछ रहा है नारंगी, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 169 नंबर सवाल है साथियों। 169 में पूछ रहा है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ये जो आवश्यक है याद रखिएगा लेग हीमोग्लोबिन, ये आवश्यक है। ये जो पाए जाते हैं फलीदार जो पौधे होते हैं, फलीदार पौधे,
फलीदार जो पौधे होते हैं उसके यहाँ पे जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, यानी जड़ों यानी गांठों में ये पाया जाता है। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, TRA 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल 170 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 170 नंबर में जैसे ही आइएगा ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है। कौन सा? शरीर के प्रतिरोधक क्षमता। आपको भी पता होगा शरीर में दो चीज़ पाया जाता है, एक RBC पाया जाता है और एक यहाँ पे WBC पाया जाता है। WBC ही जो चीज़ है उस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। शरीर में कोई भी जो संक्रमण चीज़ है अगर के बाहर वायुमंडल से हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो WBC उसको मार देती है या तो इसके लिए एंटीजन यहाँ पे तैयार कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे WBC को ही लिम्फोसाइट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शरीर में जो यहाँ पे लिम्फोसाइट का जो प्रतिशत होता है 20 से 40% होता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं भी बोला जाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 171 नंबर क्वेश्चन से 171 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है। क्या पूछ रहा है कि किसके द्वारा नहीं होता है? तो याद रखिएगा जो लीवर होता है, लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा ये यहाँ पे जारी नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा जो लीवर है, लीवर का एक और खासियत है, सवाल इसके बारे में पूछा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है ये? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? लीवर ग्रंथि। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जिसका लीवर का अगर के वजन कभी कभी पूछ देता है तो वजन जो होता है 1.5 से 2 kg के बीच में इसका वजन होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल 172 नंबर क्वेश्चन। 172 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है, इसका PDF मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर वहाँ से आप लोग सारे लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और बार बार आप वहाँ से रिविजन कर लीजिएगा। सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ये सवाल ना बहुत सारे लोग यहाँ पे TRA 3 के अंतर्गत में जब ये सवाल पूछा गया था बहुत सारे लोग सेरेबेलम यहाँ पे मार के आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अगर के BPSC के द्वारा देखिएगा तो इसका जो राइट उत्तर लिया गया था वो कान उत्तर लिया गया था। इसीलिए आप लोग कान ही इसको याद रखिए, जो कि यहाँ पे 19 तारीख जुलाई में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। 173 नंबर सवाल देखिए। 173 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव बोल रहा हूँ मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन में जैसे कि देख सकते हैं गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, ये सब मादा जनन है। लेकिन शुक्रवाहिका जो होती है मानव वृषण से जो निकलता है यह एक पुरुष जनित यहाँ पे चीज़ें हैं। आप लोग याद रखिएगा TRA 3 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल आता है 174 नंबर क्वेश्चन। 174 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस में? तो ये जो होता है ये ईस्ट में होता है। मुकुलन जो होता है ना, मान के चलिए ये ईस्ट है, इसमें क्या होता है कुछ समय बाद यहाँ से एक चीज़ बाहर निकलता है, कुछ समय बाद ये बड़ा हो जाता है और फिर बड़ा होकर बाद इसको बड बोलते हैं। बड बोलते हैं ना, इसके बाद फिर कट के ये अलग हो जाता है तो इसी को बडिंग बोलते हैं। बडिंग मतलब क्या हुआ? मुकुलन होता है। आप लोग याद रखिएगा बडिंग, ठीक है। बडिंग किस में होता है? वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। 175 नंबर सवाल देखिए। 175 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि में अगर के हम कुछ उदाहरण देखते हैं तो जो भी साथियों यहाँ पे पीयूष ग्रंथि जो ऐसे होता है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद अगर के हम देखें थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, ये सब जो ग्रंथि है ना ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि ये सब जो है ना है यहाँ पे ये सब चीज़ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। एक पूछ देता है कि आँख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो याद रखिएगा जो आँख में पाया जाता है लैक्रिमल ग्रंथि पाया जाता है। लैक्रिमल ग्रंथि के कारण ही आंसू निकलता है और इसको भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे स्टार्ट होता है 176 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए हम पार्ट 2 बायोलॉजी के लेकर आएंगे, उसमें आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। अभी बायोलॉजी का मैंने 50 क्वेश्चन आपको बता दिए, बचा हुआ जो 50 क्वेश्चन है पार्ट 2 में मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियोज़ का जो लेंथ है थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा हो गया है। इसीलिए अगर कहीं इसमें पढ़ाने लगेंगे तो 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएंगी, जो कि बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।